जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल लर्न विद मास्टर जी में। दोस्तों, आज हम देखेंगे पार्ट थर्ड ऑफ द शेड्यूल्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब जो हमारी शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सीरीज चल रही है उसका पार्ट थर्ड देखेंगे हम। और आज कवर करेंगे हम 7th एंड 8th शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इससे पहले हमने 6th शेड्यूल जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के वो 2 पार्ट के अंदर कवर कर लिए हैं। अगर वो आपने नहीं देखे हैं तो आपको यहाँ पे जो आई बटन दिख रहा है वहाँ पे वो वीडियो मिल जाएंगी, आप वहाँ से जाएं और वो वीडियो देखें पहले फर्स्ट और सेकंड पार्ट की। ठीक है दोस्तों, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा दें, जिससे आपको हमारे चैनल की जो नोटिफिकेशन होगी वो सबसे पहले मिल जाएगी। ठीक है ना, तो वीडियो शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, 7th शेड्यूल जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का वो डील करता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सब्जेक्ट से। मतलब कि जो पावर्स और सब्जेक्ट्स हैं वो कितने कितने दिए जाएंगे स्टेट और सेंटर को। ठीक है ना दोस्तों, वो उसके सारे जितने भी आपको प्रोविजन मिलेंगे वो मिल जाएंगे आपको 7th शेड्यूल के अंदर। मतलब कि जो आपके सब्जेक्ट्स और पावर हैं वो कितने कितने बांटे जाएंगे सेंट्रल को। सेंटर मतलब आपका जो केंद्र है और जो स्टेट मतलब आपके राज्य को। ठीक है ना। इट हैज बीन डन बाय कैटेगराइजिंग देम इन 3 लिस्ट। अब इनको 3 लिस्ट में कैटेगराइज करके बांटा गया है। 3 लिस्ट कौन कौन सी हैं? यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट। ठीक है दोस्तों, अब जो यूनियन लिस्ट है उसके अंदर अप्रोक्सीमेटली 97 सब्जेक्ट्स इंक्लूड किए गए हैं, जबकि स्टेट लिस्ट जो है उसके अंदर 67 सब्जेक्ट्स इंक्लूड किए गए हैं। और कंकरेंट लिस्ट जो है, जो स्टेट और यूनियन दोनों के लिए होती है, उसके अंदर 47 सब्जेक्ट्स इंक्लूड किए गए हैं। अब जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स है वो ये शो करता है फेडरल प्रोविजन को। ठीक है ना। अब जो क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर जो है वो फेडरल प्रोविजन शो करता है, लेकिन जो लंबी यूनियन लिस्ट का कंपैरिजन अगर आप करेंगे स्मॉल लिस्ट ऑफ स्टेट से, मतलब जो छोटी स्टेट लिस्ट है उससे, तो ये शो करेगा यूनिटरी इंक्लूजन इन इट। ठीक है ना। मतलब तो जो यूनिटरी है वो, जो आपकी केंद्र है वो आपका ज्यादा बड़ा है। मतलब जैसे अमेरिका में होता है फेडरल, वैसा स्ट्रक्चर नहीं है जिसमें स्टेट और सेंट्रल दोनों को बराबर पावर दिए जाते हैं। हमारे देश में सेंटर को ज्यादा पावर दिए गए हैं मुकाबले किसके? स्टेट के। ठीक है ना। अगर कोई भी रेसिडुअली सब्जेक्ट आता है, जैसे कि एलजीबीटी का मामला देख लो आप, तो ये यूनियन को बिलोंग करता है। लेकिन अगर आपके यूएसए में ऐसा कुछ होता है तो वो स्टेट को बिलोंग करता है। ठीक है ना। अब सेपरेशन ऑफ पावर जो है वो एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव और जुडिशरी में होती है, और जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर है वो सेंटर और स्टेट में होती है। ठीक है, इसको आगे अच्छे से देखते हैं अपन। देखिए, जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर है वो सेपरेशन ऑफ पावर से अलग है, इन द सेंस दैट जो सेपरेशन ऑफ पावर है होती है वो लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी की होती है, जो कि आपको आर्टिकल 50 जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का उसमें देखने को मिलेगी। जबकि जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर है वो सेंटर और स्टेट के बीच का सब्जेक्ट है, जो आप 7th शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में देखेंगे। और कोई भी अमेंडमेंट जो है 7th शेड्यूल के अंदर वो सिर्फ और सिर्फ स्पेशल मेजॉरिटी या कोई कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से होगी, जो 368 आर्टिकल के अंदर मेंशन है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका 8th शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अब जो 8th शेड्यूल है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, उसके अंदर लैंग्वेज से रिलेटेड जितने भी प्रोविजन हैं वो मेंशन किए गए हैं। ओरिजिनली जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था तो उसके अंदर 14 लैंग्वेज मेंशन थी, लेकिन आज हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 22 लैंग्वेज मेंशन है। ठीक है ना। अब कब कब कौन कौन सी लैंग्वेज ऐड हुई वो देख लेते हैं। तो देखिए, जो सिंधी जो लैंग्वेज है वो 1967 में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर एक ऐड हुई बाय द 21st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। और कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली जो है वो 1992 में 71st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के जरिए से ऐड होती है। बोडो, डोगरी, मैथाली और संथाली जो लैंग्वेज हैं वो 2003 में ऐड होती हैं बाय द 92nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2003। एक बात जो नोट करने वाली है वो ये है कि जो हिंदी है वो हमारी नेशनल लैंग्वेज नहीं है, ना ही वो किसी राज्य की भारत के मदर टंग है, मातृभाषा है, लेकिन ये सिर्फ ऑफिशियल लैंग्वेज है भारत के कुछ राज्यों की। ठीक है ना। मतलब हिंदी जो है वो हमारी राष्ट्रीय भाषा नहीं है, ना ही किसी भी राज्य की मातृभाषा है, लेकिन ऑफिशियल लैंग्वेज है।
कुछ चुनिंदा राज्यों की भारत के। ठीक है। अब जो नेपाली है वो अकेली ऐसी फॉरेन लैंग्वेज है जिसको कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस जो है मिला है। और 8th शेड्यूल जो है वो लिंग्विस्टिक बेस प्रोवाइड करता है टू ऑर्गेनाइज इंडियन स्टेट, मतलब कि जो कोई भी इंडियन स्टेट आजकल प्रोवाइड हो रही है वो भाषा के आधार पे हो रही है, और पहले जो हुई है वो भी भाषा के आधार पे हुई है। अमेंडमेंट, कोई भी अमेंडमेंट आपके 8th शेड्यूल के अंदर स्पेशल मेजोरिटी से ही होगी या कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से होगी, जो कि आपके आर्टिकल 368 के अंदर मेंशन है। फ्रॉम 1950 टू 1965, मतलब 1950 से लेके 1965 तक इंग्लिश जो थी वो ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ यूनियन यानी कि हमारी इंडिया की इस्तेमाल की जाती थी, एज वेल एज फॉर सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट ऑल्सो। और जो सुप्रीम कोर्ट है और हाई कोर्ट है उनके लिए भी इंग्लिश ऑफिशियल लैंग्वेज इस्तेमाल की जाती थी। लेकिन 1965 के बाद से जो देवनागरी स्क्रिप्ट है उसको अडॉप्ट किया गया यूनियन के द्वारा और उसको ऑफिशियल पर्पस जो है वो प्रदान किया गया। लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट थी और हाई कोर्ट थी उसने इंग्लिश को उनकी ऑफिशियल लैंग्वेज रखा, इसके बावजूद भी कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल डायरेक्टिव थे वो इंग्लिश को किसी और लोकल लैंग्वेज में चेंज करने के थे। तो ये थी हमारी आज की वीडियो जिसमें हमने देखे 7th और 8th शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके बताएं वीडियो आपको कैसी लगी, और शेयर करें जो नीडी लोग हैं जिनको ज़रूरत है कॉन्स्टिट्यूशन देखने की या यूपीएससी या किसी एग्ज़ाम की तैयारी करना उनको। और डेली अपडेट के लिए सब्सक्राइब कर दें हमारे चैनल को और बेल आइकन दबा दें, जिससे आपको हमारे चैनल की जो होगी डेली रोज़ाना अपडेट मिल जाएगी।